नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे किसानों के लिए बनाई गई नीति और उस पर हो रही राजनीति की। संकट झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते रविवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई। इस योजना के तहत 5 एकड़ या उससे कम भूमि वाले लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद केंद्र सरकार से मिलेगी। ये राशि किसानों को 2,000 रुपए की 3 किश्तों में दी जाएगी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस योजना में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा, जो कि केंद्र सरकार वहन करेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के किसानों को इस योजना से दोहरा फायदा होगा, क्योंकि वहां की सरकारें पहले से ही इस तरह की योजनाएं चला रही हैं। लेकिन कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने किसानों का वेरीफाइड डेटा अभी तक पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस योजना की आलोचना भी की है। इस मसले पर और बातचीत के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तजामुल हक हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के। इसके अलावा हमारे साथ प्रेमेश वशिष्ठ हैं, पूर्व निदेशक रहे हैं कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र। और हमारे साथ बीजेपी से उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से उनकी प्रवक्ता जूही सिंह। श्याम जाजू और जूही सिंह के पास हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तजामुल हक जी, एक इस योजना के बारे में अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों के फायदे के लिए आप बता पाएं कि किस तरह की योजना है, किस तरह का फायदा किसानों को होगा और क्या वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे कोशिश की गई है कि वो जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको मदद मिल सके। जी, इसमें 2 पहलू है इसका। एक तो यह है कि आपने देखा होगा पिछले कई सालों से वेदर फैक्टर्स इतना अनफेवरेबल रहा, खास करके कभी ड्रॉट, कभी फ्लड, किसी कोने में ड्रॉट, किसी कोने में फ्लड। इसके चलते किसानों के हालत में काफ़ी ख़राब थी, कहूँगा मैं। खास करके 2014, 15, 15, 16, फिर 17, 18 कभी पार्शियली ख़राब रहा। तो इससे क्या होगा, किसानों के हालत में ऐसा लग रहा था कि किसान रियली संकट में है। साथ साथ ये भी हुआ, आपने देखा कि प्राइस भी उनको ठीक से नहीं मिल रहा था। डोमेस्टिक प्राइसेस भी लो था और इंटरनेशनल प्राइसेस भी लो था। तो इस संकट के मौके पे एक ऐसा स्कीम है जिनको प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, आपने देखा कल, और उससे पहले बजट में इसको अनाउंस कर दिया गया था कि 6,000 रुपया प्रति साल 3 इंस्टॉलमेंट पे हर एक फार्म फैमिली को दिया जाएगा, जिसमें आपने जैसा कहा कि 12.5 करोड़ फैमिली जैसे आएंगे इसमें। और उसमें कौन हैं जो खास करके इस सोच के कि छोटे और जो सीमांत किसान हैं वो ज़्यादा इस तरह का संकट से जूझे हैं, क्योंकि उनके पास कोपिंग कैपेसिटी मैकेनिज्म इतना पुअर है या रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी इतना पुअर है कि वो इसको जूझ नहीं पा रहे थे, रियली प्रॉब्लम में थे। तो कोशिश किया गया कि सबको नहीं दे के सबको अगर इसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो और भी कम होता। तो कम से कम 75,000 करोड़ रुपया इसी सीमांत और छोटे किसानों के बीच में अगर दिया जाता है तो इनके बहुत बड़ा राहत मिलेगा, एक राहत के रूप में देखिए। दूसरी बात एक और भी है, इस सरकार ने पिछले दिनों एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी एक कॉस्ट प्लस 50% मार्जिन दिया, जिसको प्रॉफिट कहते हैं। तो उससे क्या हुआ कि अगर MSP में भी बढ़ोतरी हुई और इधर आपका इनकम, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया गया, और तीसरा कई ऐसे काम किए गए कि इरिगेशन एक्सपेंशन हुआ, सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की और खर्च कम करने की कोशिश की गई। तो खर्च कम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और उनका इनकम भी डायरेक्टली कैश सपोर्ट दो। तो तीनों तरफ से कोशिश की गई कि किसानों को सही, खास करके छोटे या सीमांत किसानों को एक राहत के रूप में मिले। और इस बात को मैं और भी कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि जैसे दूसरे स्कीम इसी तरह का और भी है, तेलंगाना में है, बट तेलंगाना में क्या है कि उसमें छोटे बड़े बोल के नहीं गया, और दूसरा है कि वहाँ वो पर एकड़ के हिसाब से दिया गया। उसका फ़ायदा कई एब्सेंटी लैंड ओनर्स ने भी उठाया। शहर में, हैदराबाद में बैठे हुए हैं, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपया करके उनको बेनिफिट मिला। लेकिन वो भी एक मतलब जस्टिफाइबल मेरे हिसाब से नहीं है। उसको इस तरह से करना चाहिए था सेंट्रल और स्टेट को मिला के। और सबसे खूबी इस बात की भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, ये कहा गया कि इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट चाहें, चूँकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर को बल्कि और काम जितना कैपेसिटी के हिसाब से और करना चाहिए, तो वो अगर करती है तो अलाउड है। ये नहीं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही, स्टेट गवर्नमेंट और सपोर्ट दे तो एडिशनल हो जाएगा। तो मतलब दोनों
राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर अगर करें तो शायद किसानों को और ज्यादा फायदा हो सकता है। आप जूही सिंह से बात करते हैं। जूही सिंह, आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, विपक्ष की तरफ से कई बार बयान आए हैं इस जो ये योजना है, इस योजना के खिलाफ। लगभग 12 करोड़ किसानों को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। कहां कमी है आपके मुताबिक ये जो किसानों के लिए जो योजना लाई गई है इसमें? कृषि संकट तो है और बढ़ रहा है। आपने 12.5 करोड़ किसानों की बात की। अभी तक रजिस्टर्ड केवल 3.2 करोड़ किसान हैं, जिसमें से करीब 33% रिजेक्शंस हैं। तो आपने अभी तक केवल 1.7 करोड़ किसानों को इस तरह की योजना की उपलब्धि की घोषणा की है। कृषि संकट 2000 रुपए आप क्वार्टरली दे रहे हैं, मतलब 70 रुपए प्रतिदिन, बहुत कम है। आपने कहा इससे किसान, ये फसल चक्र से जुड़ा हुआ नहीं है। अपनी तेलंगाना की बात हो रही थी, तो आप समय अनुसार हर क्वार्टरली में 2000 रुपए किसान को दे रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट की प्राइस की बात की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अभी भी बहुत कम 60% किसानों को वो भी नहीं मिला है। हम लोग सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में बेचने पे मजबूर है। 42,000 मंडियों की जरूरत है। हमारे पास केवल 8,000 मंडियां हैं, कृषि मंडियां हैं। ई नाम एक और स्कीम अनाउंस हुई थी, वो भी अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुई है। डिजिटलाइजेशन, आप इस तरह की स्कीम अगर अनाउंस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जिसमें डिजिटलाइजेशन भी कंप्लीट नहीं है। और इस स्कीम से आप जो भूमिहीन किसान हैं, जो लेबरर्स हैं, जो कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनको तो कोई प्राविधान या कोई सुविधा मिल नहीं रही है। तो ऐसे आप कैसे कृषि, आपने अभी जो मांग की गई थी कि किस फॉर्मूले के तहत अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाएगा तब हमको कोई लाभ मिलेगा, वो सपोर्ट प्राइस हमने लिया नहीं है। हमने अपने हिसाब से जो सरकार ने अनाउंस किया था, प्रधानमंत्री ने बताया था, वो भी फॉर्मूला लागू नहीं किया है। हमारे हिसाब से 11,000 करोड़ गन्ने किसान का मूल्य बाकी है। ऐसा ही लॉस जो है, भारतीय किसान सभा जो है वो कह रही है कि 11,000 करोड़ हमारा लॉस हुआ है क्योंकि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेच नहीं पाए हैं। तो कृषि को एक परिपूर्ण तरीके से देखने की जरूरत है। कैसे हम उसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, कैसे उससे मुनाफा होगा। इस स्कीम के तहत तो एक ही चीज दिखाई देती है कि आपने सोचा कि 2,000 रुपए आप किसान को दे देंगे और शायद उसका जो व्यक्तिगत व्यय है। लेकिन जूही जी, जिस तरह मैं एक बीच में आपको रुकना चाहूंगा, जिस तरह तजामुलक कह रहे थे कि ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 2,000 रुपए किसान को हर 4 महीने बाद मिलेंगे, और जो राज्य सरकार है उस पर कोई रोक टोक नहीं है, वो चाहे तो अपनी तरफ से और योजना ला सकती है। जिस तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में योजना है, तो ये जो अमाउंट है, ये जो पैसे की जो अमाउंट है वो और बढ़ जाता है। यानी कि अगर राज्य सरकार की तरफ से इस तरह की योजनाएं और लाई जाएं तो वो 6,000 रुपए की बजाय उसको बढ़कर 10,000 रुपए भी मिल सकता है, 12,000 रुपए भी मिल सकता है। वास्तविकता तो यह है कि चुनाव बहुत पास है, एक आपको अनाउंसमेंट करना था, और अभी आप कितने प्रतिशत किसानों को ये दे भी रहे हैं। प्रधानमंत्री जब कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा उसमें से कितने प्रतिशत किसानों को दे पाएंगे, बिल्कुल मना ही नहीं है। राज्य सरकार, सभी जानते हैं, संघीय ढांचा है, राज्य सरकारें योजना लाती रहती हैं। लेकिन जब आपने ये अनाउंस किया, इस पे आपने ऐसी कई कंडीशंस लगाई जिससे आपका करीब 90% किसान तो इससे कवर ही नहीं हो रहा है, जिसको एक्चुअली जरूरत है। कृषि क्रेडिट की आपने बात की, आपने अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर आप देखें तो जिन लोगों को, आप तेलंगाना का एक तरह से उन्होंने एक क्रिटिकल एनालिसिस भी दिया कि तेलंगाना में क्यों ये बड़े किसानों को लाभ मिल जाता है और छोटे किसानों को नहीं मिलता है। तो यहाँ तो किसानों को मिल ही नहीं रहा है अगर आप बाकी भारतवर्ष में देखें। और उसके 17 रुपया काफी है, बिल्कुल ला सकते हैं, राज्य सरकारें ला सकती हैं। राज्य सरकारों ने कहा भी है कि हम लोन पूरी तरह माफ करेंगे। समाजवादी पार्टी कम से कम इस बात का समर्थन करती है कि किसानों का सारा लोन पूरी तरह माफ हो। कृषि में एक तरह से उसको एक मैक्रो लेवल पे देखने की जरूरत है कि आप मुनाफा कैसे करेंगे। जब मंडियां ही नहीं हैं तो आप उस फसल को बेचेंगे कहां, साथ ही फसल चक्र में परिवर्तन कैसे आएगा। आप जो तो मतलब आप कह रही हैं कि जो लोन माफी है वो ज्यादा बेहतर रास्ता है। श्याम जाजू जी, जो जूही कह रही है, जूही सिंह जो कह रही हैं कि लोन माफी इस तरह की जो योजना आपकी सरकार लेकर आई है उससे ज्यादा बेहतर रास्ता होगा, और इस योजना से बहुत ज्यादा किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, कुछ चुनिंदा किसानों को मिल पा रहा है। ये अपने देश का दुर्दैव है। कोई भी स्कीम आई तो वो रूलिंग पार्टी की स्कीम मानकर उसको विरोध करना और देश के हित का बिल्कुल नहीं सोचना। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सरकार आ गई तो सरकार देश की होती है, कोई पार्टी की नहीं होती। तो कोई भी स्कीम आई तो उसका स्वागत करना चाहिए जिसमें हमारे देश का हित है,
जिसमें हमारे किसानों का हित है, जिसमें हमारे प्रदेश का हित है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए। देश के हित के विषय में अपनी वोट बैंक की राजनीति दूर रखनी चाहिए। भाई, जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। 65 में हम गेहूं आयात करने वाले देश थे। आजादी के बाद हमारी आबादी 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। आज हम अन्न धान्य निर्यात करने वाले देशों में है। अब वो नारा हम पकड़ते नहीं, किसानों पर ध्यान नहीं देते, तो आज ये स्थिति नहीं आती। और जब किसान मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है। किसान, ये 80% ये उत्पादक वाला देश है, किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। किसानों की चर्चा तो आज तक सभी सत्ताधारियों ने की, पर किसानों की चर्चा सोचा नहीं। किसानों को छोट मोट की ऋण माफी करके उसको साइड में हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद किसान के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, ऐसी ये पहली स्कीम आई है। दूसरे पार्टियों को तो हमारा ये सवाल है, अगर आपका इस स्कीम पर ऑब्जेक्शन है तो आज तक आपको किसने रोका था? जिन प्रदेशों में आप सत्ता में थे, जब आप केंद्र में सत्ता में थे, आपने इसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? आपके टाइम कितने जवानों ने, कितने किसानों ने आत्महत्या की है, वो आपने सोचा नहीं। और जो मोदी जी ने सोचा है, किसान की रहन सहन बढ़ना चाहिए। वो किसान ये एकमात्र फैक्टर ऐसा है देश में कि जिसको लागत से उसका जो मूल्य आता है उससे जोड़ा नहीं है। दुकानदार अपनी चीज का रेट अपन तय करते हैं, पर ये किसान बेचारा जो गेहूं जो बोता है और उस पर जो खर्चा करता है, उसको पानी देता है, उसकी निगरानी करता है, और जब वो प्रोडक्शन अपने हाथ में आता है तो उसका कितना पैसा आएगा, उसका पैसा ठीक मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके हाथ में नहीं है। यह तो परस्वाधीन बिजनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया। केवल घोषणा नहीं की, उसका एग्जीक्यूशन शुरू किया और किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करने की योजना शुरू की है। कई किसानों के चले गए। अभी तक कई राज्य सरकारों ने सूची भी नहीं दी। अब उन्होंने सूची सरकार के पास नहीं भेजी तो केंद्र सरकार क्या करेगा? ये जिस प्रकार की रचना लगी है, वो सूची अगर आई तो ये सरकार ने निश्चित रूप से तय किया है, पहला इंस्टॉलमेंट मार्च आखिर तक सबके खाते में जाएगा। और जो राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचता है, यहां 2000 का 2000 रुपया पहुंचेगा, साल में तो मतलब 6000 आप तो कह रहे हैं श्याम जाजू जी वो ये कि अगर राज्य सरकारें भी अगर साथ मिलकर काम करें केंद्र सरकार के साथ, तो जिस तरह तजामुलक जी कह रहे थे कि जो फायदा है किसानों को वो ज्यादा मिल सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर जूही सिंह की तरफ से भी कही गई और श्याम जाजू जी ने कहा कि लोन माफी का जो मुद्दा है उसको अगर देखें प्रेम आशीष जी, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो लोन माफी क्या ये फाइनल सॉल्यूशन है, या ये जो इस तरह की स्कीम जो आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये बेहतर तरीका है, ये बेहतर रास्ता है? या फिर जिस तरह जूही सिंह कह रही थी कि भाई अगर हमारी सरकार बनी, उनकी सरकार बनी तो वो जो है मतलब उससे सब किसानों का लोन माफ करेंगे? देखिए, इसमें जहाँ तक किसानों के हित का प्रश्न है वहाँ आपको देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में बहुत सी चीज़ें हैं कि भाई इरिगेशन को पुश देना है, स्पेशली माइक्रो इरिगेशन को पुश देना है, प्रॉपर टेक्निक किसानों तक पहुँचे, वो सारी चीज़ें हैं। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बेसिकली जिसको आप कहते हैं, और उचित दाम, जिसमें मार्केट रिफॉर्म इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ शामिल हैं। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो इमीडिएट वाला बन गया है, फॉर वॉट एवर रीजन्स, पॉलिटिकल रीजन्स और अदरवाइज, कि अब क्या करना है, मतलब तुरंत सहायता कैसे मिले, तुरंत सहायता चाहिए, समझे। अब इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो डिबेट होना चाहिए कि डायरेक्ट ट्रांसफर वर्सेस ऑल्टरनेटिव मेथड्स। तो बेसिकली इट्स ए शॉर्ट टर्म फिनोमेनन। वहाँ पर जितना भी लिटरेचर काफ़ी है वो इस बारे में यूनानिमस है ऑलमोस्ट, कि डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र इज सुपीरियर टू अदर स्कीम्स। इसमें डायरेक्ट उसको मिलता है और डिस्टॉर्शंस, मार्केट डिस्टॉर्शंस नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब लोन माफी से ज़्यादा बेहतर रास्ता ये है। अभी मैं उस पर एकदम जंप नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक प्रश्न है इम्पैक्ट किसका होना है इस समय, किसका होना है, बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंगल से। तो इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है कि इमीडिएट इम्पैक्ट में क्या ज़्यादा नज़र आता है। तो इसलिए, लेकिन लोन
जहाँ तक लोन माफ़ी का सवाल है, उसमें कई चीज़ें जो नेगेटिव हैं वो ये है कि क्रेडिट साइकिल ब्रेक होता है, कि कोई भी ज़्यादा सरकार इमीडिएटली उसको माफ़ नहीं करती है, वो ओवर द ईयर्स करती है, और उसमें दे वेट कि भाई कुछ हम क्रेडिट देंगे, कुछ हमारे पास वापस भी आएगा, तो एक क्रेडिट साइकिल ब्रेक हो जाता है। तो उसमें इमीडिएट इम्पैक्ट होने के बाद माफ़ हो गया, लेकिन एक्चुअली वो इमीडिएट बेनिफिट उतना मिल नहीं पाता किसान जी। और उसके अलावा फिर ये मेंटालिटी डेवलप होती है जिसको आप मॉरल हैज़ार्ड कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कि भाई माफ़ तो हो ही जाएगा, लौटाने की क्या आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं लोन माफ़ी के पक्ष, जो विरुद्ध जाती हैं जी। और इसलिए कैश ट्रांसफ़र, आई एम टॉकिंग बोथ शॉर्ट टर्म, कैश ट्रांसफ़र सुपेरियर है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी जिसको आप कहते हैं और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंगल से भी। अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट कैश ट्रांसफ़र में ये है कि अगर आप पर एकड़ बेसिस पे करते हैं तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कई स्टेट्स ने किया हुआ है। यहाँ पर आपने एक लंप कह दिया कि भाई अप टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कवर होगा, तो उसमें लैंड साइज हर एक इंडिविजुअल का मैटर नहीं करता है जी। तो इट इज़ सुपीरियर इन दैट सेंस। बट आई एग्री विद द अदर पार्टिसिपेंट्स कमेंट कि इट वुड हैव बीन रियली ग्रेट इफ यू कुड कम अप विद अ स्कीम फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जी। because they are also one of the worst sufferers in the whole system, because they are totally by and large dependent on agriculture. So if there could be supplement scheme which covers landless agriculture labor, that would have been really great, but otherwise I welcome this scheme. जी। तजामुलक जी, दो बातें। पहला ये कि क्या जिस तरह आपने प्रेम वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि लोन माफ़ी से ज़्यादा बेहतर रास्ता ये है कि उसको डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत मदद मिले, और दूसरा जो जैसे जूही सिंह जी कह रही थी और प्रेम वशिष्ठ जी ने उनका समर्थन किया कि अगर आप जो वो कृषि क्षेत्र में जो मजदूरी का काम करता है, जिसे हम लैंडलेस लेबर कहते हैं, उसको भी अगर किसी तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सके या उसको अलग से कुछ एक स्कीम बना के लाई जा सके, तो वो और ज़्यादा मदद मिल पाएगी इस तरह के किसानों को। जी देखिए, दो पॉइंट्स है इसमें। एक तो पहला है कि लोन वेवर वर्सेस कैश ट्रांसफ़र या बाकी जो आप कर रहे हैं, इसमें लोन वेवर अच्छा हो सकता था अगर कॉम्प्रिहेंसिव वे में लोन वेव करते। प्रॉब्लम क्या होता है कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स जो है, छोटे और सीमांत किसान, वो ज़्यादातर मनी लेंडर से लोन लेकर रखते हैं। ऐसे भी एवरेज भी आपके आज के दिन में 40-42% लोन जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल है, प्राइवेट मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, इन लोगों से लेते हैं, बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। वो जकड़े हुए हैं ज़्यादा, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा जकड़े हुए, उसमें उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है उस डेट ट्रैप से निकालने के लिए। तो ये छोटा सा एक राहत के रूप में ज़रूर आया है ये, और बहुत नीड थी इसकी इस टाइम। लेकिन जिस तरह से लोन वेवर को हम करते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स को हम तो देखते नहीं, सिर्फ हम इंस्टीट्यूशनल जिसने बैंक से लोन लिया वो थोड़े लोग हैं, 20% 30% फार्मर्स हैं। इसमें कम से कम 86% फार्मर्स कवर्ड होते हैं। तो कवरेज इस कैश ट्रांसफ़र में सबसे ज़्यादा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसमें 30% फार्मर्स को कवर करते हैं, इसमें 86% फार्मर्स को कवर करते हैं। तो आउटरीच और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल रहा है, और एक इंक्लूसिव वे भी मिल रहा है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो ज़्यादा संकट में है, जो ज़्यादा दलदल में फंसे हुए हैं मनी लेंडर्स का, उससे भी आपको थोड़ा सा पूरा राहत तो नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से अगर आप जूही जी करना चाहें कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर जिसमें हर एक प्राइवेट मनी लेंडर्स के भी लोन माफ़ हो, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन वो नहीं करते। कोई भी सरकार को हमने देखा है बस स्टेट्स बेस्ड 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ एक स्टेट में दे के थोड़ा बहुत कुछ करके आप लेपापुती करते हैं। सब पॉलिटिकल वे में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वो बात सही है, जैसे एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलना है हमें, सारे कैसे किसानों का इनकम में वृद्धि हो। इस सरकार ने ऑलरेडी फार्मर्स का इनकम डबल करने के लिए 2022 तक के लिए कई योजनाएं चलाई है, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके थोड़ा स्ट्रेटजाइज करके कैसे हम करें उसकी कोशिश हो रही है, तो इसलिए काम है। दूसरी बात आपने जैसे कहा कि दूसरा लैंडलेस लेबरर्स का, ये बात सही है कि लैंडलेस लेबरर्स में दो तरह के लोग हैं। एक तो कुछ लैंडलेस लेबरर्स टेनेंट भी है, दूसरे के ज़मीन को खेती करते लेके खेती करते हैं, तो एक टेनेंट फार्मर्स कहलाते हैं। जो कि आजकल टेनेंसी बैंड होने से इनफॉर्मल टेनेंसी ज़्यादा है, उसको भी हम दूर करने के लिए अभी नीति आयोग ने एक मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट बनाया, और उसको दूसरे स्टेट्स अडोप्ट करे, जिससे लैंड ओनर्स की कोई डर नहीं रहे लीज आउट करने के लिए, और हर एक टेनेंट फार्मर्स को क्रेडिट का, इंश्योरेंस का, डिजास्टर रिलीफ का
और इस तरह से डीबीटी का उन सबका उसको फायदा मिल सके। तो उसकी भी कोशिश जारी है। कई स्टेट ने कर दिया, अब उत्तराखंड ने कर दिया है, यूपी भी कर रही है, आपके मध्य प्रदेश ने कर दिया। इस तरह से कई स्टेट्स कर रही है इसको करने से जरूर और भी अच्छा होगा, लेकिन कोशिश जारी है। और कई स्टेट ने तो यहाँ तक कर लिया कि लोग ग्राम सभा में बैठ के सभी लोगों से डिस्कस करके आइडेंटिफाई करते कि टेनेंट फार्मर्स कौन है, लैंडलेस लेबरर्स कौन है, उनको भी बेनिफिट दिया जाए। तो वो भी कोशिश हो रही है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्रिटिकल चैलेंज है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सब लोग मिल के पॉलिटिक्स नहीं करके आपस में कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेट करके किसानों के लिए जो भला हो इस तरह का स्कीम्स को इम्प्लीमेंट एक साथ आकर कैसे इस तरह की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जूही सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। और जिस तरह से हमारे मेहमान यहाँ जो स्टूडियो में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि लोन वेवर की जहां तक बात है, आप कह रही थी कि आपकी पार्टी की अगर सरकार आएगी तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर करेंगे, लेकिन उसका फायदा बेनिफिट जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक जिसे कहा जाए पर्टिकुलर सेट ऑफ जो किसान हैं उनको मिलता है, क्योंकि जिन्होंने बैंक से लोन लिया है सिर्फ उनको उसका फायदा मिलेगा। जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लिया हुआ ऋण जो है या फिर साहूकारों से लिया हुआ ऋण जो है उनको उसका फायदा नहीं मिलता है। जबकि इस तरह की जो स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। विशाल जी, मैं एक किसान हूं और किसानी करती हूं, तो कोई भी नीति अगर उसमें कोई खामियां हैं उस पर कोई विपक्षी पार्टी बोले तो ये चुनावी भाषण का तो आपका मंच है नहीं। मैं उसकी खामियां बता रही थी। देयर इज नो लेट्स से वन स्टॉप सॉल्यूशन टू एग्रीकल्चर ढूंढने की हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर के हम फेवर में हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर लोन वेवर हम कर चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक का 50,000 तक। साथ ही ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री सम्मान योजना, ये भी तो सारे फार्मर्स को अवेलेबल नहीं है। तो क्या हम कहें कि जैसे हमारी समाजवादी पेंशन योजना थी, हम 55 लाख महिलाओं को देते थे, जो रजिस्टर करते थे उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत सुंदर योजना है, लेकिन हम कह दें कि सारी महिलाओं को हम देते थे, यह भी गलत है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है तो वो सोच सकती है, लेकिन इसमें इंप्लीमेंटेशन गैप्स हैं। क्योंकि पहली बात तो ये कि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं है। आपने ई नाम भी तो घोषित किया, ई मंडियां घोषित की, कहां तक वो कार्यरत हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 12-12 महीने लग जाते हैं जिन लोगों को वो बीमा योजना मिलती भी है, और ज्यादातर पैसा जो है वो इंश्योरेंस एजेंट्स को चला जाता है। कोई भी स्कीम खुद में सही या गलत हम नहीं कहना चाहते, हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं इसका प्रचार करिए, प्रचार हम तब करेंगे जब हमें लगेगा कि ये पूरी तरह स्कीम जो है इसका हम क्रियान्वयन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अभी बहुत ही मिनिमल लोगों ने रजिस्टर किया। आपने फॉर्म देखा होगा जिसमें आपने इतने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए हैं कि किसी तरह जो आप 12,000 करोड़ किसानों की बात कर रहे हैं उन तक आपकी सेवा नहीं पहुंचा पाएंगे। और ऑलरेडी जब केवल 3 करोड़ किसानों ने रजिस्टर किया, आपका 33% रिजेक्शन रेट है, तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ स्कीम है? लैंड रिकॉर्ड्स आपके डिजिटलाइज नहीं है। टेनेंसी आप उत्तराखंड की बात कर रहे थे, उत्तराखंड में भी हम कृषि करते हैं और उत्तर प्रदेश में भी करते हैं, 2 प्रदेशों में तो करते ही हैं। उत्तराखंड में केवल अगर आप जमीन को ओन करते हैं तभी आपको सरकार की कोई सुविधा मिलती है। टेनेंसी के लिए वहां भी कोई प्राविधान नहीं है, लैंडलेस लेबर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो और साथ ही किसान की आय आपने कहा दुगना कर देंगे। कैसे दुगना किया? जब आप अपने संकल्प पत्र पे लाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आप अडॉप्ट करके किसान की आय बढ़ा सकते हैं और उस फॉर्मूला को आप नहीं अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जूही जी, एक बात मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक बात जो बार-बार तजामुलक जी ने कही और प्रेम वशिष्ठ जी ने भी कही और कई जगह कई जो एक्सपर्ट्स हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए वो बार-बार कहते हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार के करने से या सिर्फ राज्य सरकारों के करने से नहीं होगा, दोनों को साथ मिलकर आकर करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो स्कीम है इसमें जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में जिस तरह से राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं उनके साथ चलकर किसान को और फायदा मिल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकारें जहां जहां हैं, विपक्षी पार्टियों की हो या फिर सत्ताधारी पक्ष की भी हो, वो सब एक साथ मिलकर काम करें तो किसानों को शायद ज्यादा बेहतर फायदा मिल सकता है? विशाल जी, वैकल्पिक ऊर्जा की बात केंद्र सरकार करती है, उनकी सब्सिडी है। 4 साल से उत्तर प्रदेश में भुगतान नहीं हुआ है, तो बिल्कुल साथ काम करें, सभी सरकारें साथ काम करें, अच्छा रहेगा। लेकिन ये सुविधा अनुसार ना काम करें कि अब वैसे भी अब तो बहुत सारी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोन वेवर आपने भी यहाँ किया, कभी 1 रुपया कभी 2 रुपया। आपने भी जो नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनके थ्रू किया, आपने तो कोऑपरेटिव बैंक को भी नहीं छुआ जिसके
थ्रू शायद जो वो कह रहे हैं कि जो हम लेते हैं मनी लेंडर से, वी आल्सो गो टू मनी लेंडर्स टू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम देम, बट आल्सो टू कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को तो आपने किया भी नहीं। तो जब अपनी योजनाएं कोई भी सरकार लागू करती है एक बार, उनमें खामियां क्या है और आप कितने हद तक संकल्पित है उनको लागू करने के लिए, जिससे वास्तव में कृषि एक मुनाफे का सौदा हो सके। जी बिल्कुल। जूही जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दो आखिरी कमेंट श्याम जाजूसी से ले, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। श्याम जी, जिस तरह से बात उभर कर सामने आ रही है कि इंप्लीमेंटेशन जो है, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो या फिर और किसानों से जुड़ी समस्याएं हैं, उसमें अगर कोई कमियां खामियां कहीं रहती हैं तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। और जैसे सब लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को भी साथ आकर मिलना चाहिए, सब तरफ से हाथ बढ़ाया जाए तो शायद किसानों की जो समस्या है उसका हल निकाला जा सकता है। ऐसा है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो बोलते हैं। उनकी नीति स्पष्ट है, उनकी नीयत साफ है। इसलिए कोई भी योजना क्रियान्वयन में जो जो फैक्टर्स है, उनकी मंशा क्या है, किस दिशा में जाना है, इसके आधार पर उसका इंप्लीमेंटेशन और उसका यश डिपेंड रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने बहुत पहले से कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का हमारा संकल्प है। किसानों ने उत्पादन बढ़ा दिया पर उसका उत्पन्न बढ़ा नहीं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा नहीं, किसानी से लोग बाहर आ रहे हैं। ये सब समस्याएं कोई एक रात में तैयार नहीं हुई, ये 70 साल की समस्या है। इस समस्याओं को पूरी तरह से देखकर उसकी योजना के क्रियान्वयन में प्रामाणिकता लाने के बाद निश्चित रूप से इस देश का किसान आबाद होगा, किसान यशस्वी होगा और उसके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी। स्टैग्नेंसी जो उसकी खत्म हो जाएगी, उसके चीज का उसको उचित दाम मिलेगा और उसका परिणाम गांव में मिलेगा, गांव का पलायन रुकेगा और लैंडलेस लेबर जो काम कर रहा है उनके भी जीवन में ठीक परिवर्तन आने की दिशा में यह सरकार ने कदम उठाया है। यह तात्कालिक होगा पर निश्चित रूप से दूरगामी, निश्चित उपयोगी इस प्रकार का कदम है। मोदी जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि किसानों के लिए बेसिक सोचकर इस प्रकार का कदम आज तक किसी सरकार ने जी श्याम जाजू जी, अब मैं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। और जूही सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। प्रेम वशिष्ठ जी और तजा मुलक जी, आप लोगों का भी धन्यवाद। तो जिस तरह से हमारे सभी पैनलिस्ट, सभी मेहमान कह रहे थे कि जो किसानों की समस्या है वो काफी बड़ी है और इसका कोई एक समाधान ढूंढने की बजाय कई तरह के समाधान ढूंढने होंगे। सभी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हों, ताकि किसानों को हर स्कीम का, हर योजना का फायदा मिल सके और उसकी जो समस्याएं हैं उनका हल ढूंढा जा सके। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।